So this is first question of today's lecture. What they are saying, in an equilateral triangle ABC, if AD is perpendicular to BC, ठीक है, AD अगर परपेंडिकुलर है किसके, BC के, तो हमसे पूछा है देन 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 3AD स्क्वायर या 3AB स्क्वायर 4AD स्क्वायर, 4AB स्क्वायर 3AD स्क्वायर, 3AB स्क्वायर 4AD स्क्वायर। तो इसके अंदर दो ही सिर्फ लेंथ हैं जिनका जिक्र किया गया है, एक तो AB का जिक्र किया गया है और एक AD का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को फिगर बना के समझ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या रहे। एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हम प्लॉट कर लेते हैं। सपोज दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, है ना। ये सपोज दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके। सबको दिख रहा अच्छे से। तो इसमें एक परपेंडिकुलर का जिक्र किया गया है AD, ठीक है, A और D। तो क्योंकि परपेंडिकुलर AD है तो हम ये ऊपर वाले जो वर्टेक्स है इसको ही हम A मान लेते हैं, ठीक है, ऊपर वाले कॉर्नर को ही। B और C हम किसी को भी मान सकते हैं। तो सपोज दिस इज B एंड दिस इज C। अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि एक परपेंडिकुलर है AD ऑन BC। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। सपोज दिस इज द परपेंडिकुलर एट BC एंड व्हाट इज दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट होगा, ये बेसिकली होगा D, ठीक है। एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस पॉइंट, दैट दिस लाइन AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। ओके, सब लोग अच्छे से सुन रहे हैं? बोले भाई, ओके। अब हमसे जो बात की गई है जिन दो लाइनों की, वो की गई है, एक तो AB की गई है और एक AD की। तो यानी एक तो ये वाली लाइन है एट्रैक्शन में और एक दूसरा ये परपेंडिकुलर है। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड और दूसरा परपेंडिकुलर। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी ताजा कर लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में किसी भी वर्टेक्स से दूसरी लाइन पर अगर परपेंडिकुलर गिराते हैं तो वो उस लाइन को दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है। जो एक बच्चे का मैसेज आया है, तो इसको मैसेज कर देता हूं उसके आपके साथ साथ ही। ये आएगा तो इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में? ओके, यहां तक सबके समझ में आ रही बात, कोई ऐसी बात नहीं। अब ये जो दो लाइन है AB और AD, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये किस तरीके से इनका रिलेशन है। तो याद रखिए, ये जो आपका रिलेशन हमसे पूछा है, ये AB स्क्वायर और AD स्क्वायर ही है हर जगह, ठीक है। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हर तरफ स्क्वायर है यहाँ पर। इसको हम कैसे टैकल करेंगे, बहुत ही सिंपल बात है कि क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। यहां तक किसी को परेशानी तो नहीं है? पाइथागोरस थ्योरम हमने सिंपल लगा दी है, इसमें कोई परेशानी किसी को होनी नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि इसको हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो BD स्क्वायर है, सिंस BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है, इसकी तीनों साइड्स बराबर होगी।
AB will be equal to BC will be equal to CA will be equal to BD। ठीक है, ये बात आपके समझ में पहले से आनी चाहिए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, BD स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ AB/2 का होल स्क्वायर। बात सबके समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, हाँ हूँ, कुछ तो बोलो भाई। यस सर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 4, ठीक है, इज इक्वल टू AD स्क्वायर। ठीक है, समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? ओके, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/4 AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कोई रिलेशन दे रखा है भाई? कोई रिलेशन है ऐसा? दे रखा है सर। हाँ, ये देखिए C दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला ऑप्शन जो है वो बेसिकली C ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, सबके समझ में आ रहा है? अब हम दूसरा सवाल कर लेते हैं। ये So this is our second question। भाई सब लोग म्यूट रखें अपना माइक को, ठीक है? म्यूट नहीं रखेंगे तो फिर वो डिस्टरबेंस होता है। Now the question is the measure of three angles of a triangle are in the ratio of 1:2:3, then the triangle is। तो कोई एक आपके ट्राइंगल है जिसके अंदर जो उसके एंगल्स हैं वो इस रेशियो पर हैं, जो मैं ग्रीन से ये इसको जिसको शो कर रहा हूँ, 1:2:3। कोई एक ट्राइंगल है, बात समझ में आई? ठीक, हाँ क्या कह रहे हैं? अब सुनिए ध्यान से। हाँ, तो अब ये पूछा है हमसे कि कौन सा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल होगा या आइसोसेलेस होगा या इक्विलेटरल होगा या ऑब्ट्यूज होगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि आप क्या बनाइए, आप इस तरीके से कोई ट्राइंगल बना लीजिए। ठीक है, सपोज ये वाला जो एंगल है आपका, ये जो एंगल है इसको आप x कह लीजिए, इसको आप 2x कह लीजिए, और इसको पहले से मैं राइट एंगल नहीं मार रहा हूँ, इसको आप 3x कह लीजिए। तो x + 2x + 3x किसके बराबर होना चाहिए? 180 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? यहाँ से आपको x की वैल्यू 30 मिल जाएगी। तो ये तो एक एंगल हो गया, दूसरा एंगल 2x = 60 हो जाएगा, और तीसरा एंगल 3x = 90 हो जाएगा। क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री हो गया है और यहाँ पर दे रखा है एक ऑप्शन राइट एंगल ट्राइंगल, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक एंगल 90 डिग्री है ट्राइंगल के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल के साथ साथ ये आइसोसेलेस भी हो सकता है। बात समझ में आई? राइट एंगल के साथ साथ ये आइसोसेलेस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो x, यहाँ पर एक एंगल 2x है और एक एंगल x है, हेंस इट कैन नॉट बी आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, इस पर्टिकुलर केस में 1:2:3 वाले केस में ये आइसोसेलेस नहीं हो सकता, राइट एंगल तो बन चुका है। इक्विलेटरल ये हो ही नहीं सकता क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का है। ऑब्ट्यूज भी ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का नहीं हो सकता। So hence A is the correct answer. So this was the second question. Now let us talk about this one. It is an important question. ये एक important question है जिसको बहुत बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं ये क्वेश्चन की। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा क्वेश्चंस का, अदरवाइज आपको जो है वो परेशानी होगी बाद में, आपके सामने अगर सवाल नहीं होगा ना। ठीक है, यस सर। तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं।
What is the question? Question is ABC is a right angle, right triangle, right angled at C. तो C जो एंगल है ABC ट्राइंगल का, वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। इफ P, ये ध्यान से देखिएगा आप, इफ P is the length of the perpendicular from C, तो C जो राइट एंगल है राइट ट्राइंगल के अंदर, उससे AB पर जो परपेंडिकुलर गिराया गया है वो बेसिकली उसकी लेंथ किसके बराबर है? P के बराबर है। एंड A, B and C आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। देन इसमें से कौन सा रिलेशन जो है वो सही होगा, ये हमें पता लगाना है। अभी हमको ये पता नहीं। अब सबसे पहले तो इसकी फिगर ही हम बना लें, इसकी फिगर बना लें तो बात कुछ जरा समझ में आएगी। ठीक है, तो इसकी फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। तो फिगर इसकी हम यहीं पर बना लेते हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। सपोज दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये एक राइट ट्राइंगल बना लिया। राइट एंगल कौन सी, राइट एंगल कौन सी वर्टेक्स पर है? वो आपके सी पर है। ठीक, हम यहां पर ए ले लेते हैं और यहां पर बी ले लेते हैं। ओके, अब यहां से अगर इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर गिराएं ए बी पर, ठीक है, तो इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी? वो पी के बराबर होगी। ठीक है, इसको मैं ग्रीन से शो कर देता हूं, लेंथ को मैं ग्रीन से शो कर देता हूं, ये पी के बराबर होगी। ओके, इतनी बात समझ में आती है सब लोगों के? अब ये ए बी सी डी क्या है? तो याद रखिए ए वो लेंथ है जो इस ए वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड यानी इस वाली साइड पे है। तो इस वाली साइड की जो लेंथ है वो बेसिकली ए के बराबर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यानी यहां से लेकर और यहां तक की जो लेंथ है वो बेसिकली किसके बराबर है? वो ए के बराबर है। ठीक, और बी जो लेंथ है वो बी वर्टेक्स के सामने वाली साइड की है। तो दिस इज बी एंड व्हाट इज सी? वो सी के सी वर्टेक्स के सामने वाली जो यानी हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ सी। इतनी बात सबके समझ में आ गई या नहीं आ गई? हालांकि ये क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ नहीं है, बट दिस इज एक्चुअली द स्टैंडर्ड नोटेशन। एंड हाउ डू वी एक्चुअली पुट द लेंथ ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, अगर ए बी सी लेंथ अगर हमें दे रखी है तो आमतौर से जो वर्टेक्स ए होगा या जो ए आपका एंगल होगा उसके सामने वाली साइड जो है वो ए होगी। ठीक है, ये बात सबके समझ में आ रही है यहां तक? अरे बोलिए भाई। यस सर। है ना, मैंने ऑप्शन भी लिख रखे हैं इसके ऊपर, ऑप्शन भी आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं ऑप्शंस? यस सर। ठीक है, अब देखिए कितना इसके अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली दो तरीके से हम एरिया को लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। किसी को ऑब्जेक्शन है इस इक्वेशन में? सबके समझ में आ रही है वो इक्वेशन ये वाली? पाइथागोरस थ्योरम से मैंने लिखा है ये। दूसरी इक्वेशन में लिखता हूं एरिया की। ठीक है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल वो किसके बराबर होता है? सपोज एरिया को हम ए लिख लेते हैं, इट इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस। तो मैं इनटू नहीं लिखता, हाफ इनटू ए इनटू बी, और एरिया ही किसके बराबर होगा? हाफ इनटू बी इनटू सी। क्या ये इक्वेशन सबके समझ में आ रही है? किसी के नहीं समझ में आ रही हो तो वो मुझसे पूछ ले। हाफ अपॉन टू पी सी हाफ है। हाँ, कौन पूछ रहा है? बताइए, पूछिए, दोबारा से पूछिए, मैं सुन नहीं पाया ठीक से। पूछिए, दोबारा से पूछिए, मैं सुन नहीं पाया ठीक से। सर जो 1/2 इंटू सी यहाँ समझ नहीं आया। हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, राइट ट्राइंगल है ना, राइट ट्राइंगल है ना, तो ये बेस हो गई, ये एल्टीट्यूड हो गया। इसी तरह से ये बेस हो गई तो ये एल्टीट्यूड हो गया। इट इज गिवन दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये तो गिवन है ना।
कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। देखिए मैं यहाँ पर आपके इसको बड़ा करके दिखाया था। इस ट्राइंगल को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो अगर हम ये जो C है, अगर C को बेस मान लें तो एल्टीट्यूड ये P हो जाएगा ना, ये P हो जाएगा ना एल्टीट्यूड, यस सर। ठीक है। और अगर हम इसको बेस मान लें तो एल्टीट्यूड A हो जाएगा। तो हम दो तरीके से इसका एरिया लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ऐसा क्यों किया है इसको अभी पता चल जाएगा आपको। ओके, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। जब हम इसको क्या करते हैं कि इसको फिर हम दूसरे अंदाज में लिखते हैं। आप देखिए इस इक्वेशन को 2 को देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 को जरा एनालाइज करिए। इक्वेशन 2 को जरा एनालाइज करेंगे तो आपको मिलेगा AB इज इक्वल टू PC। मिलेगा या नहीं मिलेगा, बोलिए भाई। यस सर। अब इसके अंदर से C निकालनी है, वो C किसके बराबर हो जाएगा, AB, सॉरी C नहीं निकालते हम, इसके अंदर से P निकालते हैं, P की वैल्यू निकालते हैं। P इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा AB इंटू C। ये बात सबके समझ में आ रही है या नहीं आ रही? P की वैल्यू किसके बराबर होगी, AB इंटू C, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे बेसिकली P का रेशियो पूछ रहे हैं। तो इसको हम C की जो वैल्यू है हम इस इक्वेशन को दोबारा से करते हैं। मैंने दूसरे आपके दूसरे क्वेश्चन की जो इक्वेशन है उसके लिए प्रोसीड कर दिया है उसको, ठीक है। इस इक्वेशन को दोबारा से, फर्स्ट इक्वेशन को देखिए। फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप देखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। बात सबके समझ में आ रही है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? अगर यहां इस इक्वेशन से देखें तो c की वैल्यू किसके बराबर है, c की वैल्यू बराबर है ab अपॉन p, राइट। तो यहां पर c की जगह मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। बात सबके समझ में आ रही है? यानी मेरे पास जो इक्वेशन आ गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। ये इक्वेशन सबके समझ में आ गई या नहीं? जी सर। ठीक है। ये इक्वेशन मैं कहां से लाया हूं, मैंने ये जो दूसरी इक्वेशन थी यहां से मैंने c की वैल्यू को निकाला। यहां से मैंने किसकी वैल्यू को निकाला, c की वैल्यू को निकाला। और इस c की वैल्यू को मैंने कहां पुट कर दिया, ये इक्वेशन 1 में c स्क्वायर की जगह मैंने पुट कर दिया। तो वो मैं लिखूंगा a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर गेटिंग, ओके। क्योंकि मुझे आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो हर ऑप्शन में बेसिकली आप दे रखे p स्क्वायर दे रखा है, यहाँ भी p स्क्वायर है, यहाँ भी p स्क्वायर, यहाँ भी p स्क्वायर, यहाँ भी p स्क्वायर, कहीं 1 अपॉन p स्क्वायर दे रखा है, कहीं p स्क्वायर दे रखा है। तो मैं इस 1 अपॉन p स्क्वायर को रहने देता हूँ यहीं पर। 1 अपॉन p स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। बात समझ में आ रही है सबके या नहीं? ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको हम तोड़ लेते हैं, इसको जरा मैं बड़ा कर लेता हूं। अब ध्यान से देखिए कि इस वाले हिस्से को देखिए जरा ध्यान से, इसको देखेंगे तो क्या चीज आ जाएगी, इसको देखेंगे 1 अपॉन b स्क्वायर आ जाएगा। और अगर इसको देखेंगे 1 अपॉन a स्क्वायर तो प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर। तो 1 अपॉन p स्क्वायर इसके बराबर आ गया ये, ठीक है। क्या ये ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है? जी सर दिया है। तो वो जो किताब है उस किताब में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो उसमें ये वाला जो ऑप्शन है यानी ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सबके समझ में आ गया सवाल? जी सर। बोलिए भाई। यस जी। ठीक। जी। अब हम इसी से रिलेटेड एक सवाल और करते हैं। अब हम ये वाला सवाल करेंगे जो कि इस सवाल से काफी क्लोज है और थोड़ी सी एक्सरसाइज जो हमने इस सवाल के लिए करी है वो यहाँ पर हमारे काम आएगी, ठीक है।
सबसे पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या है बेसिकली, इफ ए बी द एरिया ऑफ ए राइट ट्रायंगल एंड बी one of the side containing the right angle, then the length of the altitude on the hypotenuse is। तो इसी से मिलता जुलता सवाल है। तो सबसे पहले सवाल क्या है बेसिकली, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने छोटा कर दिया, आई होप अब भी नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक, सवाल ये कह रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं मैं। सपोज दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें हमें ये नहीं बताया कि राइट एंगल कहां पर है, तो हम अपनी मर्जी से वही सी को बना लेते हैं। सपोज इट इज सी विच इज आवर राइट एंगल। इसको हम ए लिख लेते हैं, इसको हम बी लिख लेते हैं। बी के सामने वाली साइड बेसिकली लेंथ बी हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये आपकी लेंथ भी हो जाएगी, क्योंकि यहां पर गिवन है, कहां पर गिवन है, ये देखिए, कोई भी एक साइड जो कि राइट एंगल फॉर्म कर रही है, एंड दिस इज द राइट एंगल। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल है, इसलिए कोई भी एक साइड हमें ऐसी रखनी है जो कि इस राइट एंगल से टच हो रही हो, ये बी लेंथ वाली। ठीक है, तो हमने बी लेंथ वाली ये साइड रख ली। अलबत्ता और किसी लेंथ के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है इसके अंदर, सिर्फ एक बात ये कह रखी है कि यहां से जो परपेंडिकुलर होगा, जो कि ए बी पर होगा, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, इसकी साइड के बारे में पूछा है। देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑन हाइपोटेन्यूज। तो ये जो लेंथ है, ये जो बेसिकली ए बी है, यही तो हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, इसके ऊपर जो ये परपेंडिकुलर आ रहा है, ये वाला जो मैंने ग्रीन लाइन से बनाया है, ये वाला परपेंडिकुलर, इसको अगर हम P कह दें तो ये पूछ रहे हैं कि P की लेंथ कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ एरिया A एंड वन ऑफ द लेंथ B। क्वेश्चन सबके समझ में आ गया या नहीं? जी सर। हाँ भाई, एक के तो आ गया, बाकी 8 के आ गया या नहीं? जी सर। यस सर। चलो 3 के आ गया, 4 के आ गया, 4 के आया है बस 7 में से। सिराज तुम्हारे आ गया? यस सर। अच्छा, अजहान आपके क्वेश्चन समझ में आ गया? जी सर। ओके, 10 मिनट रह गए, इसके अंदर हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ध्यान से समझ लीजिए, इसके लिए हम दोनों फॉर्मूले लिखते हैं। जो फॉर्मूले हमने पहले लिखे थे, वो सारे फॉर्मूले हम इसके अंदर दोबारा लिखेंगे, ताकि ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए इसी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका एरिया। सबसे पहले हम इसका लिखते हैं एरिया, क्योंकि ये ए जो है, ये यहाँ पर जो ए है, 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 ये सब एरिया ही है। तो एरिया को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, और हम क्या चालाकी करेंगे कि हम इसके अंदर ए के सामने वाली साइड को ए लिख देंगे, सी के सामने वाली साइड को सी लिख देंगे, और ये बी तो है ही, बी के सामने वाली साइड। तो ए और सी को हमें बाद में एलिमिनेट करना है। तो जो एरिया लिखेंगे वो हम लिखेंगे हाफ इंटू ए बी इज इक्वल टू हाफ इंटू पी सी। क्या ये बात सबके समझ में आ रही है? ये जो इक्वेशन मैंने लिखी, आई होप सबके समझ में आ रही होगी। ठीक है, एरिया लिख दिया। इसके बाद मैं क्या लिखता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। व्हाट इज दिस? सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सब लोगों के ये 2 इक्वेशन समझ में आ गई? बोलिए भाई। जी सर। जी सर। ठीक है, अब ये जो पहली इक्वेशन है, इसके जरिए मैं P की वैल्यू निकालता हूं। P की वैल्यू आ जाएगी ए बी अपॉन सी। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? जी। ठीक है, बात समझ में आती है? अब देखो यहां पर मैं रफ काम कर रहा हूं कुछ। एरिया बराबर हाफ ए बी, तो ए बी को मैं किसके बराबर लिख सकता हूं? 2a के बराबर लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं लिख दूं 2a अपॉन सी। किसी को परेशानी तो नहीं है? ये सी बेसिकली लेंथ है, स्मॉल सी है।
तो मैंने ए बी को, ये जो मेरा ए बी था, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया 2a से। कहां से? ये इक्वेशन, या कहिए ये वाली जो इक्वेशन थी। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? अरे भाई बोलो ना। किसी के नहीं आया समझ में? नहीं आया सर। अरे पहली इक्वेशन में एरिया किसके बराबर है? हाफ इंटू ए बी के बराबर है ना। जी तो इस ए बी की जगह मैं 2a नहीं लिख सकता हूं? ये देखो, ये इक्वेशन देखो, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी, तो ए बी को मैं 2a के बराबर लिख सकता हूं। ये इतनी सी बात नहीं समझ में आई भाई? a इज द एरिया, a जो है यहां पर, ये किसके बराबर है? a एरिया के बराबर है। ये जो a है यहां पर, ये एरिया के बराबर। ठीक है, समझ में आई या नहीं? भाई बुरे दिल से मत कहो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो बोल दो नहीं आया मैंने समझ में। अरे बोलो भाई, ये बताओ एरिया किसके बराबर है? एरिया को मैं हाफ इंटू ए बी लिख सकता हूं या नहीं? नहीं लिख यस सकता सर। भाई ये जो आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये बी है, ये ए है, तो एरिया को मैं किसके बराबर लिख सकता हूं? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। नहीं लिख सकता। बेस बी के बराबर है, एल्टीट्यूड ए के बराबर है, इंटू हाफ, तो हाफ बी ए इज इक्वल टू हाफ ए बी। नहीं समझ में आई बात? बोलो। सारे खामोश बैठे हैं सारे। जी सर। अजहान जी सर, समझ में आ गया। आ गया ना? तो फिर बोला करो ना। हानिया समझ में आ गया तुम्हारे? जी सर, आ गया। हाँ, बहुत सिंपल है। अब इसको रिपीट करके देख लेना, आ जाएगा तुम लोगों को समझ में। अब इस सी को हम रिप्लेस करेंगे। देखो अब हमारा दूसरा काम जो है कि ये जो सी है ना, इसको हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी इक्वेशन दिख रही है इसमें कहीं सी नहीं है, तो इसको हम रिप्लेस किस इक्वेशन से कर दें? इस सी को, ये जो सी है यहाँ पर, इसको यहाँ इससे रिप्लेस कर दें। तो सी किसके बराबर है? सी बराबर है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आती है? तो हम यहां से इस p को दोबारा लिखते हैं, p इज इक्वल टू 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। यस जी सर। सर, आ गया। ठीक है, यहां तक ये आ गया। अब देखो जो इक्वेशन हमें दे रखी है, जो हमने लिखी, उसमें देखो कि इसमें सब में, अब देखो ये हमें दरअसल क्या है, ये थोड़ा तजुर्बे से पता लगता है। देखो 2 यहां पर है और 2 हम यहां पर बिठा चुके हैं, राइट? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ए यहां पर है और ए को हम यहां पर बिठा चुके हैं। अब यहां पर बी रह गया है, ऊपर न्यूमरेटर में बी, हर जगह बी है। खास बात यह है कि हर जगह यहां पर बी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जी ठीक है, यस सर। आ रही है ना? तो अब हम ये करेंगे कि ये जो इक्वेशन है हमारी, इसमें हम ये करेंगे कि यहाँ जहां जहां आपके ए नहीं, जहां जहां बी नहीं बैठा हुआ है, वहां वहां हम क्या करेंगे? बी बिठाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या करूं मैं? ऊपर भी बी से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी बी से मल्टीप्लाई कर दूं। ऐसा कर दूं ना? कोई परेशानी तो नहीं? तो क्या हो जाएगा? 2ab अपॉन b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, जी सर। अब देखो p, अब इस b को मैं अंडर रूट के अगर अंदर ले जाऊं तो ये स्क्वायर होकर अंदर जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। ये स्टेप समझ में आ गया? सर 2a भी कैसे आ गया? बेटा 2ab, ये 2 तो ऊपर से चला आ रहा है भाई। 2 जो है ये तो ऊपर सर से चला आ रहा है। बी कैसे गया ऊपर? b को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। ऐसा मैं कर सकता हूं किसी के भी साथ। ठीक है, बोलिए।
ठीक है सर। ठीक है, हाँ ऊपरी दिल से मत दो, ठीक है नहीं समझ में आ रहा था वो, ठीक है। अब देखो ये अंदर ए बी स्क्वायर आ चुका है, ऐसी कोई टर्म नहीं आ रही, हमारे पास ए नहीं आ रहा कहीं भी। तो ध्यान से देखो, एक हमारे पास फॉर्मूला था एरिया वाला, एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू ए बी, ये था या नहीं? ठीक है, अगर मैं एरिया का या एरिया के लिए यहाँ पर स्क्वायर कर दूं तो मुझे यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बोलो। जी सर। करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 4 ए की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को बदलकर कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 2ab अपॉन 4a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, सॉरी a की पावर 4 नहीं होगा, a की पावर 2 होगा। ये जो है ए की पावर 2, हाँ a की पावर, ये यहाँ पर ये 2, ये मैंने गलत लिखा है, ये बेसिकली 2 होगा। तो a की पावर 2 और यहाँ पर क्या होगा? अंडर रूट। क्या ऐसी कोई इक्वेशन है अवेलेबल हमारे पास? 2ab अपॉन 4a स्क्वायर प्लस b की पावर 4। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन है? सर ए। ऑप्शन डी। 4a स्क्वायर प्लस, हाँ a ही है। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये करेक्ट आंसर लग रहा है। ठीक है, ऐसी और भी कोई इक्वेशन है? यहाँ पर a की पावर 4 है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर 2 है, तो आई थिंक a इज द करेक्ट आंसर। ओके, b की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर, सबका आंसर आ गया? जी सर। ओके, नाउ ज्वाइन अगेन, क्योंकि 1 मिनट से कम रह गया है, इसको ज्वाइन कर लिए दोबारा। ओके, थैंक यू।